नमस्कार मित्रों। आज जब हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय की गणना के विभिन्न शीर्षकों में से पहला शीर्षक वेतन शीर्षक के बारे में बात करेंगे। इसमें एक प्रश्न जो है वो बनता है कि वेतन से आप क्या समझते हैं। वेतन शीर्षक में विभिन्न भत्तों को समझाइए, या वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है। हम आज जो है वेतन के संबंध में विभिन्न प्रावधानों को जानने की कोशिश करते हैं। आयकर अधिनियम में वेतन की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, पर वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली मदों को अवश्य समझाया गया है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कोई धनराशि जो करदाता को गत वर्ष में अपने नियोक्ता से वेतन के रूप में प्राप्त हुई है या होने वाली है, या कोई ऐसी धनराशि मिली है जिस पर पिछले वर्ष में कर नहीं लगा हो, तो उसे वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब हम वेतन शीर्षक में सम्मिलित की जाने वाली विभिन्न मदों की बात करेंगे। पहली मद जो है वो मजदूरी, दूसरा वार्षिकी अथवा पेंशन, ग्रेच्युटी, कोई कमीशन, फीस, अनुलाभ अथवा वेतन के स्थान पर प्राप्त कोई अन्य लाभ, वेतन एडवांस में प्राप्त होना, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में एक निश्चित सीमा से ज्यादा नियोक्ता का अंशदान, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड का प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में बदलने पर नियोक्ता का अंशदान तथा ब्याज, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं के कारण दिया गया कोई उपहार, पेंशन, बोनस तथा अन्य कोई भुगतान। विभिन्न प्रकार के भत्ते नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त मुद्रा के रूप में मासिक भुगतान किए जाते हैं, वे भत्ते कहलाते हैं। आयकर की दृष्टि से भत्ते भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें कर योग्य भत्ते, आंशिक करमुक्त भत्ते और कुछ जो है पूर्णतः करमुक्त भत्ते। कर योग्य भत्तों में पहला नाम आता है महंगाई भत्ते का। कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु महंगाई भत्ता दिया जाता है। इस राशि को वेतन में आय शीर्षक के अंतर्गत जोड़ा जाता है। महंगाई वेतन भी एक शब्द आता है इसमें। जब महंगाई भत्ते के किसी भाग को या संपूर्ण राशि को महंगाई वेतन में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह मूल वेतन का भाग बन जाता है। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब महंगाई भत्ता वेतन शीर्षक के अधीन दिया जाता है, तो इसे भी मूल वेतन का भाग मान लिया जाता है। जब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है, तो यह अवकाश संबंधी सुविधाओं के लिए वेतन में शामिल किया जाता है एवं यह मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान की राशि, ग्रेच्युटी एवं किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने हेतु भी वेतन में शामिल किया जाता है। दूसरा जो भत्ता है वो नगर क्षतिपूरक भत्ता।
बड़े शहरों में निर्वाह व्यय अधिक होने के कारण नगर क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है। यह पूर्णतः कर योग्य है। निश्चित चिकित्सा भत्ता, यह पूर्णतः कर योग्य है, चाहे चिकित्सा व्यय भत्ते से अधिक हो या कम हो। टिफिन भत्ता, यह कर्मचारियों को भोजन एवं नाश्ते के लिए दिया जाता है। यह संपूर्ण जो है वो कर योग्य होता है। नौकर भत्ता, यह पूर्णतः कर योग्य है, चाहे किसी भी स्तर के कर्मचारी को दिया गया हो। प्रैक्टिस न करने का भत्ता, यह प्रायः उन चिकित्सकों को दिया जाता है जो सरकारी नौकरी में है तथा जिन्हें निजी प्रैक्टिस करना मना है। यह निजी प्रैक्टिस करने को वर्जित करने के लिए होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है और यह पूर्णतः कर योग्य होता है। पर्वतीय भत्ता, यह माना पर्वतीय क्षेत्रों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जीवन निर्वाह थोड़ा कठिन लगता है। पार्डन भत्ता या प्रोक्टर भत्ता, ये भत्ते शिक्षा संस्थाओं में दिए जाते हैं। अगर कोई अध्यापक छात्रावास का वार्डन होता है तो उसे वार्डन भत्ता मिलता है, एवं कोई अध्यापक विद्यालय का प्रोक्टर होता है तो उसे प्रोक्टर भत्ता दिया जाता है। ये दोनों भत्ते पूर्णतः कर योग्य हैं। प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन भत्ता, जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा के स्थायी स्थान से किसी अन्य विभाग, संस्था या स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से काम करने के लिए भेजा जाता है तो इसे प्रतिनियुक्ति पर भेजना कहते हैं। इस दशा में उसे उस संस्था, विभाग या स्थान से जहां भेजा गया है प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलता है। यह पूर्णतः कर योग्य होता है। अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता, जब कोई कर्मचारी अपने कार्य के सामान्य घंटों से ज्यादा कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम अलाउंस या अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता भी पूर्णतः कर योग्य होता है। अन्य भत्ते भी हम इसमें देख सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त और कोई भी कई तरह के भत्ते हो सकते हैं, जैसे कि सेना में कर्मचारियों को युद्ध के क्षेत्र में रहते समय अपना परिवार साथ में नहीं रखने दिया जाता तो परिवार भत्ता मिलता है। इसी तरह परियोजना भत्ता, विवाह भत्ता, ग्रामीण भत्ता आदि हो सकते हैं। ये सभी पूर्णतः कर योग्य हैं जब तक कि स्पष्टता कर मुक्त ना कर दिया जाए, तब तक ये कर योग्य होते हैं। हम आंशिक कर मुक्त भत्तों की बात करेंगे। अब ये भत्ते आंशिक कर मुक्त होने का आशय है कि ये कुछ सीमा तक कर मुक्त होते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख भत्ते हैं। नंबर 1, मकान किराया भत्ता। अगर कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो यह भत्ता कुछ सीमा तक कर मुक्त होता है। इस संबंध में सेक्शन 10(13)A में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। कौन सी सीमा तक ये कर मुक्त होगा तो यह बताया गया है कि निम्न में से जो सबसे कम होगा वो राशि कर मुक्त होगी। पहली है करदाता द्वारा प्राप्त इस भत्ते की वास्तविक रकम या किराए की राशि संबंधित अवधि के वेतन का 10%, किराए की राशि माइनस संबंधित अवधि में वेतन का 10% का जो अंतर आएगा वो, या तीसरा नंबर बताया गया है यदि यह रहने का मकान मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के करदाता के वेतन का 1/2 यानी 50%, और इसके अलावा अगर कहीं पर है तो उसके लिए 40% या फिर 2/5। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो राशि जो है
कर मुक्त होगी। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी अपने मकान में रहता है और वह किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसका वह कोई किराया नहीं चुकाता है तथा उसे मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है, तो मकान किराया भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। दूसरी बात है, इसके लिए वेतन से आशय जो रहेगा वो वेतन प्लस महंगाई भत्ता अगर वो सेवा शर्तों के अंतर्गत मिल रहा है, और कर्मचारी प्लस कर्मचारी द्वारा की हुई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन। इसमें तीसरी बात भी ध्यान रखनी होगी कि संबंधित अवधि में से तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें करदाता उस रहने के मकान में गत वर्ष में रहा हो। जब संबंधित गत वर्ष में वेतन भुगतान किए गए किराए शहर आदि में कोई परिवर्तन होता है तो यह हमेशा उचित होगा कि कर योग्य मकान किराया भत्ता मासिक ज्ञात किया जाए एवं बाद में उसे वार्षिक बना लिया जाए। दूसरा जो है आता है भत्ता, वो है मनोरंजन भत्ता। यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ग्राहकों का आदर सत्कार करने हेतु दिया जाता है। इस भत्ते को की चाहे सारी राशि ग्राहकों के आदर सत्कार पर व्यय हो जाए तो भी ये वेतन में सम्मिलित किया जाएगा तथा कोई कटौती नहीं मिलती, लेकिन सरकारी कर्मचारी को निर्धारित कटौती की जाती है। कतिपय व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष भत्ते भी जो है वो आंशिक कर मुक्त भत्तों में आते हैं। विशेष भत्ते केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिए गए हैं। विशेष भत्ते दो तरह के होते हैं, एक तो ये वे जो केवल कर्तव्य की पूर्ति के लिए होते हैं एवं दूसरे वे जो व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए होते हैं। पहले तरह के भत्ते धारा 10(14)(1) के अंतर्गत वास्तविक खर्चों तक कर मुक्त होते हैं और दूसरे तरह के भत्ते व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के होते हैं, अतः धारा 10(14)(2) के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होते हैं। धारा 10(14) विशेष भत्ता जो केवल नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यय होता है। कोई विशेष भत्ता जो करदाता पूर्णतः मात्र नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए व्यय करने हेतु विशिष्टताएं स्वीकार किया गया है एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो उस राशि तक पूर्णतः कर मुक्त होगा, जितनी राशि ऐसे कर्तव्यों के लिए वास्तव में व्यय की गई हो। सेक्शन 10(14)(1) अधिसूचना द्वारा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायता भत्ता, विद्यार्जन भत्ता और वर्दी भत्ता जो है इस संबंध में अधिसूचित किए गए हैं। व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं। इस संबंध में विभिन्न प्रावधानों को भी हम जानेंगे। करदाता द्वारा स्वीकृत भत्ते जो उसके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए हो, उनके संबंध में धारा 10(14)(2) के अंतर्गत एवं अधिसूचना द्वारा निम्न भत्तों को कर मुक्त घोषित किया गया है। उनमें है विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते जो निम्न प्रकृति के हों। इसमें नंबर 1 विशेष पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, असमान प्राकृतिक जलवायु का भत्ता, बर्फ में ढके हुए स्थानों का भत्ता, पहाड़ के खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता। दूसरा है विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते को निम्न प्रकृति के भी हों। सीमावर्ती क्षेत्रीय भत्ता, दूरस्थ बस्ती भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता। यहाँ पर 1 और 2 में वर्णित भत्ते निर्धारित सीमा तक कर मुक्त होते हैं, जैसे कि जनजाति क्षेत्रीय भत्ता। ये भत्ता जो है 200 रुपये प्रति माह की मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वीकृत होते हैं।
परिवहन कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता। परिवहन की किसी व्यवस्था में सेवारत किसी कर्मचारी को वाहन के एक न्यास से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान वाहन पर ड्यूटी करते समय उसके किसी निजी व्यय की प्रतिपूर्ति आदि को भत्ता दिया जाता है। या निम्न में से जो कम हो कर मुक्त होता है। भत्ते का 70% या 10,000 रुपये प्रति माह। अगला भत्ता है बच्चों की शिक्षा का भत्ता। यह 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। छात्रावास भत्ते की बात करें तो यह भी जो है 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से दो बच्चों तक माफ होता है। हम यातायात भत्ते की बात करें, नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को अपने निवास स्थान से कार्यालय ड्यूटी के स्थान तक आने जाने के लिए एवं अपने निवास स्थान पर वापस जाने के व्ययों की पूर्ति के लिए ये जो है यातायात भत्ता स्वीकृत होता है। तो वह 1,600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। अब हम ये जो है 2019-20 से ये निष्प्रभावी हो गया है। पहले मिलता था, अब खत्म कर दिया गया है। यदि कर्मचारी अंधा है या गूंगा है या बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, अस्थि रोग से पीड़ित है, विकलांग है, तो जो है यह भत्ता 3,200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। यातायात भत्ते की बात कर रहा हूं मैं आपसे। दूसरा है भूमिगत भत्ता। खानों में जमीन के अंदर असमान और अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। सशस्त्र सैनिकों को विशेष भत्ता। अब मैं यहाँ पर पूर्णतः कर मुक्त भत्तों की बात करूंगा, जिसमें है विदेशी भत्ता। यह भत्ता सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। ये भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता। उच्च उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो सत्कार भत्ता मिलता है वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए भत्ते पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। अगला है यदि होटल, बोर्डिंग अथवा आवास के लिए कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से भत्ते दिया जाता है एवं उसे इनमें से कुछ राशि बच जाती है तो यह जो राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको साधारण सी भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपको ये बताने की कोशिश की कि वेतन का क्या अर्थ है। वेतन शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो भत्ते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें मैंने आपसे कुछ कर योग्य भत्तों की बात की, कुछ अंशतः आंशिक कर मुक्त भत्तों की बात की और कुछ जो है यहाँ पर कर मुक्त भत्तों की बात की। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप अगर इसे ठीक से, मन से और साधारण बोलचाल किसी प्रकार की भाषा में समझेंगे तो निश्चित तौर से आपका ये प्रश्न एकदम क्लियर हो जाता है। थैंक यू।